नमस्कार, स्वागत आपका। शाम के 7 बज चुके हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज जिन 4 बड़ी खबरों की सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले वो 4 खबरें आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित नहीं है। लेकिन यही बयान असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गया और असदुद्दीन ओवैसी ने उसके ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया। भारत के मुसलमानों को लेकर बयान दिया उन्होंने और कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोली बयानबाजी से बचना चाहिए। आपने सुना होगा कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले कई ऐसे लोग होते हैं जो देश में खुद को बड़ा मानते हैं, और कई लोग तो दावा ठोक देते हैं कि हमने कई सौ साल भारत पर राज किया। तो लोग सवाल पूछ लेते हैं कि भाई, यानी आप मान रहे हो क्या कि जिस औरंगजेब ने अपने चारों भाइयों की दुर्गति की, पिता को जेल में बंद किया, भाई का सिर काट दिया, आप उसके वंशज हो? बहरहाल इस बयान के बाद एंट्री हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और कौमी एकता की बात से क्या वो डर रहे हैं, ये पूरी बातें आपको इस पूरी खबर बताई जाएंगी। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है, सबसे पहले वो दूसरी बड़ी खबर देखिए। आतंक के पनाहगारों को होशियार करने वाली ये रिपोर्ट है, और सबसे पहले वो लोग खास तौर पर सुन लें जो आतंकियों या फिर अलगाववाद से जरा भी लगाव रखते हैं। ऐसे लोगों की कमर टूटने वाली, उनके घर सीज हो रहे हैं। मौजूदा सरकार साफ संदेश दे चुकी है कि कश्मीर हमारा है और हमारे कश्मीर की शांति और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कीमत चाहे जो। इसी तर्ज पर 370 हटाई गई, 35A हटाई गई, ऑपरेशन ऑल आउट चला गया घाटी में। लेकिन अभी भी लोग हैं जिनके दिल में शायद हिंदुस्तान नहीं बसता, और ऐसे ही लोगों के खिलाफ कश्मीर की आवाम तैयार है आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। सच्चे कश्मीर तैयार हो चुके हैं। सच्चे कश्मीर को तैयार कैसे किया जा रहा है, ग्रामीण स्तर पर कैसे अलग अलग लोगों को तैयार करके भारत की फौज का फ्रंट रूट बनाया जा रहा है, ये बताएंगे आपको। आज की तीसरी बड़ी खबर होगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। गंगा सागर पर जय और जय श्री राम से भाई कहा क्यों जा रहा है? ममता के विकास मॉडल या फिर कहिए कि तुष्टीकरण मॉडल से जुड़ी खबर है, जो ममता जय श्री राम का नाम सुनकर के भड़क जाती थी, जय श्री राम कहने वालों की खाल खिंचवाने की बात करती थी, जो ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल में नहीं जाती थी, गंगा आरती को राजनीतिक चश्मे से देख करके परमिशन नहीं देती थी, वो अब खुद गंगा सागर की शरण में। ममता के इस हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह बताऊंगा। यह वजह क्या राजनीतिक है, क्या इस वजह का ममता के हृदय परिवर्तन का कोई चुनावी कनेक्शन है, और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति साधी जा रही है, यह बताऊंगा आपको। आज की चौथी बड़ी खबर जो होने वाली है धाकड़ एक्सक्लूसिव में, उस चौथी बड़ी खबर की पहले आप भव्य तस्वीर देखिए। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, समर्थ नवभारत की शक्ति का प्रतीक है रिवर क्रूज, जो कि 13 तारीख को बनारस पहुंचेगा और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे खास बात इस क्रूज की है कि भागीरथी की लहरों पर यह क्रूज होगा और करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इसमें कई विदेशी यात्री शामिल होंगे। 5 स्टार सुविधाओं से सुसज्जित इस क्रूज की जो पूरी यात्रा होगी वो असम के डिब्रूगढ़ जाकर खत्म होगी, बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए। इस बीच में भारत के दर्शन होंगे, भारत की महत्ता को दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ दर्शाया जाएगा कि भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म कितना बेहतर और कितना शानदार है। ये 4 तस्वीरें आपने देखी, और अब रुख करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का। पहली बड़ी खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से जुड़ी हुई। वो बयान आपको सुनाऊं उससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान पर हंगामा किसकी है ये बताता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कांग्रेस समेत वो तमाम पार्टियां कूद पड़ी है बयान के बाद, जिनकी चुनावी रणनीति अल्पसंख्यक वोट बैंक की सियासत पर टिकी है, और शायद इसी वजह से संघ और बीजेपी पर उंगली उठाए बिना उनका गुजारा नहीं चल रहा है। इस बार आरोप यह कि संघ प्रमुख ने अपने बयान से मुसलमानों को डराने की कोशिश की है। इस आरोप की सच्चाई क्या है उसे समझने से पहले सबसे पहले संघ प्रमुख भागवत का बयान आपको सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा आपको यह देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर के बड़बोले बयानबाजी से छोड़ देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। यह कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चल, यही हिंदुत्व है।
तो उसके मानने वाले लोगों की संख्या बनी रहती है तो भारत एक रहता है और वो भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं है, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहा है, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते। ये प्रमुख मोहन भागवत का बयान आपने सुना, लेकिन मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं इस पर बात आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट हम दिखाते हैं और उनके ट्वीट को देख करके उनके तेवर को आप समझिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की मंजूरी देंगे? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने ऐसा चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम भारत में इसलिए नहीं कि हम अपने धार्मिक विश्वास को एडजस्ट करें या नागपुर के कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करें। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो, हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी ऑफ सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। तो मोहन भागवत के बयान पर किस तर्ज में सियासत तेज हो रही है, अब जरा वो आप सुनिए। जिन लोगों की सुप्रीम है वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के साथ चलना चाहते हैं। देश की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और भारत की आइडेंटिटी है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन इस्लाम तो भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आया और उसके बावजूद वो अगर ये मानकर चलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी गलत हैं, उनका यही नैरेटिव पूरी दुनिया में कहीं भी उनको चैन से नहीं रहने देता। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो देश के हित में भी और उनके हित में भी कहा। आप बता रहे हैं कि मुसलमानों को श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, दुनिया में हर धर्म, हर कौम और हर मुल्क का अपना एक इतिहास है और जो कौमें और जो लोग अपने इतिहास को भूल जाती हैं वो मर जाती हैं। तो ये आपने पार्टियों की बात सुन ली, असदुद्दीन ओवैसी की बात सुन ली, उन्हीं के प्रवक्ता आसिम वकार की बात सुन ली। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ संविधान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर मुस्लिम राज के वक्त को भी गिनाते हैं। उससे पहले के हिंदुस्तान का इतिहास उनके लिए मायने नहीं रखता। ओवैसी के छोटे भाई वोट बैंक के लिए मुस्लिम तबके को उकसाते हैं तो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने कैसे 800 साल तक राज किया, यह भूलिएगा मत। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान उसी तेवर पर सवाल उठाता है जो एक तरफ हिंदुस्तान के संविधान के नाम पर खुद को अल्पसंख्यक गिनाते हुए सारी सहूलियतें चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाते हैं। मोहन भागवत इसी सोच को सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सोच में हिंदुस्तान नहीं है, यह समावेशी सोच नहीं है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल है। यह सोच संस्कृति की लड़ाई का हिस्सा है, जबकि हिंदू समाज नहीं सोचता। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। इसलिए अनाक्रामकता, अहिंसा और क्या सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी ये सब बचा रहना है तो ये अनाक्रामकता की प्रवृत्ति जिनकी है वो बचे रहने आवश्यक है। लेकिन सांस्कृतिक टकराव की जड़ें कैसे आबादी के साथ बढ़ती हैं, मोहन भागवत इसी का हवाला दे रहे हैं। जनसंख्या असंतुलन एक व्यवहार्य बात है, क्योंकि जहां यह असंतुलन हुआ वहां देश टूटा, ऐसा सारी दुनिया में है।
तो मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम राजनीति करने वाले चेहरे क्या सोचते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस्लाम के धर्म गुरुओं की सोच भी आपको जाननी जरूरी है। अब जरा वो सुनिए आप। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं और वाकई ये बात हकीकत है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इज्जत वक़ार और उनके तहजीब व तमद्दुन की पासदारी और उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। और ख़ुद जो इस तरीके से बयान देने वाले लोग हैं और ख़ुद वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों की पार्टनरशिप तय करें। भागवत जी ने जो ये बात कही है कि मुसलमानों को इस मुल्क में डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में मुसलमान कतई तौर पर डर के ज़िंदगी नहीं जी रहा है, लेकिन कुछ लोग जो डर पैदा कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्त होने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मुसलमानों को चाहिए कि सुप्रीमेसी को छोड़ देना चाहिए, बयानबाजी की हम ही हैं बाकी कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान कम्युनिटीज़ के हर लोग के से आते हैं। इन तमाम लोगों को नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हिंदू और मुसलमानों का जो इत्तेहाद है, जो कम्युनिटी रिलेशन है, जो एक दूसरे में अगर कोई इख्तिलाफ है तो बैठ के उसको दूर करने की ज़रूरत है, ना कि नफरत के अलाव को जलाने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट आपने देखी, आप बने हमारे साथ वापस लौटेंगे और ठीक साथ तो धड़ एक्सक्लूसिव में अब रुख करते हैं अपनी आज की अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पर ट्रिपल अटैक की तस्वीर सामने आई। साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने राजौरी के ढांगरी में जो दहशत फैलाई, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। आपको बताएं कि इस तरह पूरी घाटी में आतंक पर ट्रिपल अटैक शुरू हो चुका है। एक एक करके वो तस्वीर बताता हूं आपको। अटैक नंबर 1 कैसे हो रहा है। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राजौरी हो, पुंछ हो, वहां पर सेना और सीआरपीएफ की खास नजर है। अटैक नंबर 2 की बात कीजिए, सीआरपीएफ की 18 कंपनियां वहां तैनात कर दी थी। कैसे दूसरा अटैक किया जा रहा है आतंकवाद के ऊपर, ये समझिए जरा कि ढांगरी आतंकी हमले के बाद वीडीजी, अब ये वीडीजी क्या है बताऊंगा आपको। वो है विलेज डिफेंस गार्ड, यानी जो गांव के लोग हैं उनको ही तैनात कर दिया गया उस गांव को सुरक्षित करने के लिए। उनको हथियार दे गए। उसका नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लगातार ये दिखा रहा हूं। नोटिफिकेशन में क्या है पढ़ के बताऊं, लेकिन बता दूं आपको कि वीडीजी को सीआरपीएफ से हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आतंकी हमला जब होगा तो ये लोगों की मदद करेंगे। वीडीजी को पहले वीडीसी के नाम से जाना जाता था, अब इनको वीडीजी कहा जाता है। अटैक नंबर 3 कैसे होने जा रहा है आप समझिए जरा। आतंकियों के छिपने के ठिकाने को सील किया जा रहा है और सबसे पहले टाइम्स नाउ न भारत नहीं, वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब आतंक के पनाहगाह के घर को सील कर दिया गया था। हमने वहां ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। पनाहगाहों पर पीएसए के तहत जेल की कार्रवाई की जा रही है, जो चाहे किराएदार हों, नौकर बनकर छिपे हों, लेकिन ऐसे हर गद्दार की पहचान की जा रही है। तो ये 3 तरीके से अटैक लगातार किया जा रहा है, आतंकवाद पर, आतंकियों पर और उनके मददगारों पर, उनके पनाहगाहों पर। आतंक के सेफ हाउस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। कल शोपियां में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। यहां उस घर को जब्त किया गया जिसे आतंकी छिपने के ठिकाने के उस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मारा गिराया जाता है, जिसमें एक लश्कर तैयबा का लोकल कमांडर भी शामिल था। अब उस केस की इन्वेस्टिगेशन से जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चला है कि इसी घर को आतंकी जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ासतौर पर लश्कर तैयबा इस घर को सेफ हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। और जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। अब इस हाउस को जो है, इस घर को अटैच किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में उड़ गए हैं। यहां के आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की वजह से खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। अमित शाह ने यहां 2 टूक कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक को जड़ से कुचल देंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि घाटी में लोग शांति से रहें। यह गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया। आपको याद होगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सेना और प्रशासन यहां के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रही है, घाटी में विकास की रोशनी पहुंच रही है, लोगों के हाथों में काम आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ रहा है? उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है दहशतगर्दों को। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही लोगों को फर्क पड़ रहा है। उनमें मायूसी आ चुकी है और कहते हैं ना कि
दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो वही आजकल घाटी में हो रहा है कि आतंकवाद की कमर टूटने वाली है और आतंकवादी फड़फड़ाते हुए लगातार ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बंद हो। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में अगली खबर बंगाल से, और इस सवाल के साथ ही कि बंगाल में फिर एक बार तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो चुकी है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि कल यानी मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर जो कुछ हुआ है उससे यही प्रतीत हो रहा है। बीजेपी का मंगलवार को कोलकाता में गंगा आरती का प्लान था बाजे के साथ, और एक घाट पर आरती के लिए बीजेपी की तरफ से पुलिस को अर्जी दी गई। कोलकाता पुलिस ने परमिशन से इनकार कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए घाट पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। बीजेपी कार्यकर्ता गंगा आरती के लिए अड़े हुए थे और उन्होंने बाबू घाट में गंगा आरती की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस एक्शन में आ गई। भारी तादाद में पुलिस बाबू घाट पहुंची और यहां गंगा आरती करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को घसीट कर पीटा गया और उन्हें घसीट कर पुलिस वैन में डाला। ये तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनको कोलकाता पुलिस घसीट रही है और घसीट करके पुलिस वैन में डाल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, एक बार फिर जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए कि मैंने क्या बताया आपको। इनकी जो कसूर है, इनकी जो गलती है वो ये है कि गंगा घाट पर गंगा पूजा के लिए गए थे, गंगा आरती के लिए गए थे, जो कि कोलकाता पुलिस को संभवतः अपने आला कमान के निर्देश के मुताबिक मंजूर नहीं था और इसीलिए इनको पीटा गया। आप देखिए किस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए पुलिस वैन में बैठाया गया। आखिर गंगा आरती के लिए बीजेपी को पुलिस की परमिशन क्यों नहीं दी गई? यह सवाल जब उठा तो दलील यह दी गई कि गंगा सागर में तीर्थ यात्रियों की भीड़ है, साथ ही G20 समिट को लेकर के जो आवाजाही चल रही है उसी के चलते परमिशन नहीं दी गई, ये प्रशासन की तरफ से दलील दी गई। ये बात आपने देखी, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आज से पहले, ये तो तस्वीर कोई नई तो है नहीं, तो अगर तस्वीर नहीं है तो इससे पहले कब ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हिंदू आस्था पर चोट करने के आरोप लगे हैं। अब जरा फटाफट रिकैप कर लीजिए। 1 फरवरी 2017 सरस्वती पूजा पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। 11 अप्रैल 2017 को हनुमान जयंती जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया। अगस्त 2017 को मुहर्रम की वजह से दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी गई। 22 फरवरी 2018 को आरएसएस के 125 स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए। 27 नवंबर 2018 को ममता बनर्जी ने कहा कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं, राम की पूजा हम क्यों करें। 28 जून 2019 को मुस्लिम छात्रों के लिए स्कूलों में अलग एक डाइनिंग हॉल बना दिया। अब सोचिए जरा, एक लोकतांत्रिक देश में जहां सेकुलरिज्म की परिभाषा विपक्ष लगातार गढ़ता है, वहां स्कूलों में धर्म के आधार पर अलग डाइनिंग हॉल बना दिया जाता है। 30 दिसंबर 2022 को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर जब वहां पर जय श्री राम के नारे लगने लगे तो ममता बनर्जी ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया, जबकि राज्यपाल मंच पर मौजूद थे। इतना नागवार गुजरा जय श्री राम का नारा कि वो प्रोटोकॉल तक भूल गए। वैसे भी ममता बनर्जी का जय श्री राम के नारे से चिढ़ने की आदत पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी में बदलाव भी दिखा। वो बदलाव क्या है, वो जरा बदलाव देखिए। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने केंद्र में गंगा सागर मेले को लेकर राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग रखी, ठीक उसी तर्ज पर जैसे कुंभ मेलों का आयोजन होता है। तो इन नवरात्र के मौके पर ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंची। इसके साथ पंडालों को 60 रुपए सरकारी खजाने, 60 लाख रुपए सरकारी खजाने से दिया गया और बिजली कनेक्शन में भी रियायत दी गई थी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ती थी, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूजा की इजाजत नहीं दी और जो कि दुर्गा पंडाल को ईद की वजह, मुहर्रम की वजह से उनको मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर तुष्टीकरण की ममता अब अचानक से क्यों जाग उठी है? तो इसके लिए बंगाल के वोटों का गणित आपको समझना होगा। यहां हिंदुओं की आबादी है 70.54%, यानी मोटा मोटा 71%, जबकि मुस्लिम आबादी है 27.01%। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुसलमानों के कितने वोट मिले थे, यह आप समझिए जरा। सीएसडीएस के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक पूरे 75% मुस्लिमों के वोट टीएमसी को मिल गए थे। यानी जो 27% मुस्लिम आबादी है
उसमें से जो वोटर्स हैं उन वोटर के 75% वोट सिर्फ ममता बनर्जी को मिल गए और यही वोट हैं कि जिसकी वजह से समय समय पर तुष्टीकरण की राह पर चला जाता है। ये बातें आंकड़ों से साफ है। अब बात दरकते शहर जोशीमठ की। जोशीमठ पर आसमानी खतरा अभी भी मंडरा रहा है। जोशीमठ में बारिश का दौर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि वहां पर और ज्यादा विभत्स हालात पैदा कर सकती है। खराब मौसम जोशीमठ में बड़ी तबाही ला सकता है। मौसम विभाग ने जोशीमठ और गढ़वाल समेत कई इलाकों में 11 से 14 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में लोग बेहद डरे हुए हैं। आप देखिए जरा कि जो जोशीमठ अभी भी धंसता जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां मिट्टी के पहाड़ है, बारिश होती है तो कटाव से वो पानी पहाड़ के अंदर जाता है और पहाड़ की मिट्टी को अपने साथ ले जाता है। हालांकि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी उसमें कई लोग बड़ी वजह मानते हैं। लेकिन जोशीमठ में खराब मौसम का अलर्ट खतरे की घंटी क्यों बना है, इसको समझने के लिए आपको दो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। अब उन दो तस्वीरों से आप जरा इस खतरे को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दोनों तस्वीरें जरा देखिए। एक तरफ है जोशीमठ तो दूसरी तरफ है अमेरिका का कैलिफोर्निया का मॉन्टेसिटो शहर। दोनों शहर पहाड़ों की गोद में बसे। मॉन्टेसिटो में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के आलीशान बंगले हैं। एक दिन पहले इसी शहर को 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। शहर में जगह जगह लीव नाउ यानी अभी आप यहां से चले जाइए उसके बोर्ड लगा दिए गए। लोग बेघर हो रहे हैं, घरों को खाली कराया जा रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने मॉन्टेसिटो को अगले कुछ दिनों में मड स्लाइड यानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ में डूब जाने की आशंका जता दी। आशंका इसलिए क्योंकि पिछले एक महीने में मॉन्टेसिटो में 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो चुकी है, जबकि यहां पहले साल भर में कभी 17 इंच बारिश होती है। क्योंकि जिस पहाड़ के नीचे वो बसा है उस पर भारी बर्फबारी है। मॉन्टेसिटो में आफत का अलार्म बज रहा है क्योंकि 5 साल पहले साल 2018 में मॉन्टेसिटो में भारी बारिश के बाद मडस्लाइड आई और वही आशंका आज फिर है। भारी बारिश के बाद यही मलबा पानी के साथ बहकर शहरों में घुसा और मॉन्टेसिटो के शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह तबाह हो गए थे। ये दोनों तस्वीरें आप देख चुके हैं और दोनों तस्वीरें सबक देती हैं कि अगर एक जगह बारिश हुई, मॉन्टेसिटो जैसा उन्नत शहर जहां कोई तमाम वीआईपीज रहते हैं, अगर वहां भी खाली करने की नौबत आई बारिश की वजह से, मडस्लाइड की वजह से, तो अगर जोशीमठ में बारिश हो जाती है वो भी इस वक्त में जबकि पहाड़ दरक रहा है, बड़ी बड़ी दरारें पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं, वो तस्वीरें आपने देखी हैं, तो क्या होगा। हालांकि इस बीच जोशीमठ के लोगों को फिलहाल फौरी राहत मिली। जोशीमठ में जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मुआवजा दिया जाएगा, ये बात तय हो चुकी है और इसी बात की जानकारी खुद सीएम पुष्कर धामी के ऑफिस द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई। धामी सरकार ने जोशीमठ में अभी तक 2 होटल जो कि भूधसाव के चलते लटक गए, उन्हें ही सिर्फ गिराने का आदेश दिया। ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा है क्योंकि ये होटल अगर ढह जाते हैं तो आसपास के घर इसकी चपेट में आएंगे। हालांकि होटल मालिक सरकार की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर नहीं ढहाया जाना चाहिए। जोशीमठ के भूधसाव की खबरों को आपने लगातार देखा और भूधसाव के चलते डैमेज हुए घरों का सरकार अब सर्वे करा रही है। सरकार ने 723 भवनों को चिन्हित किया। लोगों को दरार वाले घरों से दूर रहने के लिए बात कही, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तात्कालिक तौर पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके बाद में जो बाजार का हिसाब है, मार्केट रेट है, उसके हिसाब से पूरा भी किया जाएगा। इस खबर से जोशीमठ के निवासियों ने राहत की सांस जरूर ली कि उनका आशियाना जरूर छिन रहा है, खतरा है चूंकि, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा जरूर दिया जा रहा है। लेकिन खतरा अभी टला बिल्कुल नहीं, ये बात भी ध्यान रखनी होगी। खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार बना हुआ है। और भाई रुक करते हैं अपनी आज की अगली बड़ी खबर का। जीवनदायिनी गंगा अब आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र लगातार बनती जा रही है। परसों यानी कि 13 जनवरी को पीएम मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। मोदी सरकार के इस क्रूज परियोजना की चर्चा पूरी दुनिया में तो हो रही है क्योंकि दुनिया की सबसे लंबा क्रूज है और सबसे लंबी क्रूज रिवर क्रूज यात्रा ये होगी। इस परियोजना ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया के रिवर क्रूज नक्शे पर सबसे आगे लाकर के खड़ा कर दिया। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा दिखाते हैं, देखिए।
गंगा की लहरों में खड़ा ये क्रूज वाराणसी की नई पहचान बनने वाला है। यह है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, 7 स्टार होटल की सुविधाओं वाला क्रूज गंगा विलास। 13 जनवरी की शाम गंगा आरती के बाद पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ये क्रूज दुनिया के सबसे लंबे सफर पर निकलेगा। 18 लग्जरी केबिन और स्वीट्स, 31 विदेशी मेहमान, 52 दिन की यात्रा, 3200 किलोमीटर का सफर। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा, 50 टूरिस्ट प्लेस पर रुकेगा और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगा। करीब 45 से 50 जगह हैं, वहाँ पे हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं। वहाँ जाके यात्री हैं उन जगहों को देखेंगे, भ्रमण करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इसलिए हमारे साथ साथ में एक गाइड भी होता है जो कि इन चीज़ों में जानता है और बताता है। और क्योंकि ये लोग स्विट्ज़रलैंड के हैं इसलिए ये लोग अंग्रेज़ी कम जानते हैं, तो जो हमारे गाइड्स हैं वो जर्मन स्पीकिंग गाइड्स हैं, तो वो जर्मन में या स्विस में जो है इनको सब चीज़ बता सके और समझा सके। इस क्रूज को साल 2020 में लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हुई। क्रूज की इंटीरियर डिजाइन यूनिक है, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक का तालमेल। वहीं डेक पर शानदार रेस्टोरेंट, स्पा और सन डेक की व्यवस्था है। इसके लग्जरी केबिन स्वीट्स में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बैल्कनी, एलईडी टीवी, सेफ, स्मोक डिटेक्टर जैसी सुविधाएं हैं। तो बाथरूम में डिजाइनिंग शार, प्राइवेट कंपनी अंतरा और जेएम बख्शी और सरकार की जॉइंट वेंचर पर इसे चलाया जा रहा है। 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इसे हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और उसके बाद जो इसकी तस्वीरें होंगी वो पूरी दुनिया देखेगी। इन सब के बीच में जिस तरीके से गंगा में जो टूरिज्म को लेकर उनको वो काफी आसान्वित नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो भविष्य है वो बेहद उज्जवल है। अगर जिस तरीके से गंगा सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि अब अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।